अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट अब तक आपको पता होना चाहिए। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप शो में कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। और उसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे शो को फॉलो किया करें। उस पर फिर ये फ़ायदा होता है कि कभी कभी अगर आपकी कॉल नहीं मिलती या कोई और आपका सवाल होता है तो इट इज़ हाईली लाइकली कि उसका जवाब मैंने किसी और शो के अंदर दिया हो या इसी शो में पहले दिया हो। ऑलरेडी लोग पेशेंटली वेट कर रहे हैं कॉल पे, तो मैं इसलिए ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी सर, हुक्म। हेलो। जी हाँ जी, मुझे ये पूछना था 2008 में मैं, मेरी वाइफ और मेरी 2 साल की बेटी यहाँ एज अ टूरिस्ट आए थे। जी। देन 2009 में मेरी एक और बेटी यहाँ बॉर्न हुई। देन आफ्टर 9 इयर्स 2017 में हमने 7 इयर्स बेस पे हमने केस अप्लाई किए, जो कि 2018 दिसंबर में हमारा फिंगरप्रिंट्स हुआ, जो कि 1 साल बाद हुआ। ठीक है। उससे फिंगरप्रिंट्स होते हुए भी हमारे 2 महीने हो चुके। अब तक 14 मंथ्स हो गया, हमें वो केस वाले कुछ पता नहीं चला है। जी। तो मेरा सवाल ये था, नेक्स्ट मंथ मेरी जो बेटी यहाँ बॉर्न हुई उसके 10 इयर्स फिनिश हो रहे हैं। अब मैं ऑलरेडी फीस में जमा करा चुका हूँ जो मेरे 7 साल के बेस पर। अब मुझे और एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करके मुझे ये 10 इयर्स की इसके रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो कुछ ऐसा है जो मैं वहाँ से अपना केस, मेरी बेटी का केस विड्रॉ करके सिर्फ 10 इयर्स के बेस पर अप्लाई करूँ मैं? प्लीज़ मुझे जवाब मुझे फ़ोन पे ही दे दीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई मीन ऑब्वियसली जो आपने 7 ईयर की एप्लीकेशन डाली है उस पर 2.5 साल का वीज़ा मिलता है, और अगर बच्चे को 10 ईयर्स पूरे हो रहे हैं इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि आप उसकी रजिस्ट्रेशन कराएं एज ब्रिटिश सिटीज़न रादर देन कि आप उनका 2.5 साल का वीज़ा करवाएं। तो जो वाइड ऑप्शन है कि आप होम ऑफिस को ख़त लिख सकते हैं कि क्योंकि मेरी बेटी एलिजिबल होगी रजिस्ट्रेशन के लिए, मैं उसकी अलग एप्लीकेशन डालने लगा हूँ, तो आप मेरे पैसे, मैं विड्रॉ करता हूँ उसकी एक डिपेंडेंट की एप्लीकेशन और मेरे पैसे आप प्लीज़ उसको रिफ़ंड कर दें और देखें कि होम ऑफिस क्या बोलता है। और जहाँ तक आपकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है वो अनफॉर्चुनेटली आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप ट्राई कर सकते हैं होम ऑफिस से कि जी मैंने ऑलरेडी उधर 1500 पाउंड दिए हुए हैं, सॉरी 1500 कह रहा हूँ, 1083 पाउंड एंड IHS के पैसे दिए, आप उसको इधर एडजस्ट कर लें। लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि होम ऑफिस मानता नहीं है उस बात को। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लें, और अगर वो नहीं माने तो देन ऑफ कोर्स यू मेक न्यू एप्लीकेशन विद द एप्लीकेशन विद द फ़ी। लेकिन बेहतर ये है कि दोनों चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें। अगर आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डाल रहे हैं उसकी प्रॉपर फ़ी दें और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। और जहाँ तक बात है जो आपने FLRFP 2.5 साल की डाली है उधर उनको अलग ख़त लिखें कि जी ये जो मेरी डिपेंडेंट है एक मेरी एप्लीकेशन के अंदर, मैं उसको विड्रॉ करना चाहता हूँ तो वो पैसे मुझे रिफ़ंड करके दे दें। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इस चीज़ के अंदर। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो तारिक साहब, कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। तारिक साहब, मैं दिलीप बात कर रहा हूँ। मुझे 2 सवाल करने हैं आपसे। जी जी दिलीप भाई पूछें। सर, ये पहला सवाल मेरा ये है कि मेरे 2-3 दोस्त हैं मेरे साथ, हम लोग आपका कार्यक्रम रेगुलरली देखते हैं। तो सवाल ये है कि वो यहाँ पे तकरीबन 10 से 11 साल तक रह रहे हैं और वो विजिटर वीज़ा पे यहाँ पे आए थे। ठीक है। और अभी सुनने में आया कि कोई गाइडेंस आया हो ऑफिस का कि वो अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे? अच्छा, और कोई सवाल आपका? हाँ, एक सवाल ये था और दूसरा सवाल ये है कि मेरा वीजा हुआ है 7 इयर्स पे मेरी बच्ची के रूट पे, ठीक है। तो मुझे वो 10 इयर्स वाला मिला है, 2.5 साल करके। तो वो 5 इयर्स के अंदर हम शिफ्ट कर सकते हैं? ऑलराइट, थैंक यू। देखें, पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं तो प्लीज़ गौर से सुनिएगा दिलीप, और ये बाकी लोग भी सुन लें। पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोग शो देखते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। देखें जी, होम ऑफिस ने कुछ अर्सा पहले अपना फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के अंदर उन्होंने अपनी पॉलिसी में एक छोटा सा, आप समझ लें, सेक्शन ऐड किया है। वो उन्होंने सेक्शन ये ऐड किया, उन्होंने कहा जी कि जो लोग या 10 ईयर उनको हो गए या 10 ईयर रूट के ऊपर जाना चाहते हैं, बिकॉज आपको पता है फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर एक रूट होता है 5 साल का और एक रूट होता है 10 ईयर का। ज़्यादातर हम लोगों को बोलते हैं कि जी 10 ईयर रूट के ऊपर वो जा सकते हैं जो लोग किसी ब्रिटिश के साथ या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या रेफ्यूजी स्टेटस के साथ शादी हुई हो एंड दे आर इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, उन खातून उन स्पाउस के वाइस वर्सा कि वो आपके साथ होम कंट्री नहीं जा सकते, या आपकी एक पेरेंटल रिलेशनशिप है किसी क्वालिफाइंग चाइल्ड के साथ, तो वो 5 ईयर या 10 ईयर रूट के ऊपर जाते हैं। तो होम ऑफिस ने वो 10 ईयर रूट की थोड़ी जस्टिफिकेशन दी है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने उसको ये समझना शुरू कर दिया है कि जी होम ऑफिस ने ये बोला है कि अगर आप इलीगल हैं इस मुल्क में 10 साल आप अप्लाई कर दें।
देखिए अप्लाई कोई भी कर सकता है। अगर आप मेरे पुराने शो भी देखें तो मैं एक बात बोलता हूँ कि एप्लीकेशन डालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ब्रिटिश पासपोर्ट से लेके सेट हो, सेटलमेंट आउटसाइड द रूल, कोई भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या मुझे वीज़ा मिलेगा या नहीं। तो अगर कोई बंदा इलीगल है इस मुल्क में 10 साल से, अब आपको ऑलरेडी पता है कि अंडर फैमिली इन प्राइवेट लाइफ, जो सिर्फ प्राइवेट लाइफ है, मीनिंग जो बंदा सिंगल है, अकेला है, कोई फैमिली यूनिट उसके साथ नहीं है, उसका अंडर ह्यूमन राइट्स जो 2012 में कानून आया था उन्होंने 20 ईयर्स कर दिया है। तो 10 साल का तो बहुत ही रेयर केस होगा कि किसी को 10 ईयर के ऊपर मिल जाए जो इलीगल है इस मुल्क में, अनलेस दे आर सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, वेरी कंपेलिंग रीज़न है कि उस बंदे को यहाँ वीज़ा मिले। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि ये जो एक बीच में उन्होंने पॉलिसी में सेक्शन ऐड किया, इससे लोग एक्साइटेड ना हो। इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि आप इलीगल हैं इस मुल्क में 10 ईयर से आपको वीज़ा मिल जाएगा। नो, आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बोला ना, आप सेटलमेंट से लेके ब्रिटिश पासपोर्ट से लेके कोई भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, पैसे दें और एप्लीकेशन डाल दें, होम ऑफिस उसको कंसिडर करेगा। लेकिन वीज़ा मिलने की बात करें कि क्या मुझे इस एप्लीकेशन पे वीज़ा मिलेगा, या अगर नहीं मिलेगा तो मेरे फ़ाइट करके वीज़ा हासिल करने के क्या चांसेस हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो उन्होंने पॉलिसी में एक सेक्शन ऐड किया है कि जो लोग 10 ईयर फैमिली इन प्राइवेट लाइफ में जाते हैं, हम ये चीज़ें देखेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली वो उन लोगों को बिल्कुल हेल्प नहीं करता जो इलीगल हैं इस मुल्क में और सिंगल लोग हैं, नॉट विद द फैमिली बट सिंगल। उनकी सिचुएशन वही है जो पहले थी। तो आई नो कुछ लोग एक्साइटेड हो गए 1-2 आर्टिकल पढ़ के, बट ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक आपने मुझे बोला है कि इसके बाद आई थिंक आपने जिक्र किया था कि आपको 7 ईयर की बेस पे 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस मिला है। तो देखें, होता ये है कि जो नॉर्मली बच्चे पेरेंटल रूट पे 10 ईयर पे डालते हैं, तो सिर्फ उस सूरत में ज़्यादातर उनको स्विच करते हैं 5 ईयर में, जब ऑलरेडी आपकी स्पाउस के पास यहाँ सेटल स्टेटस हो। लेकिन अगर आपको फैमिली इन प्राइवेट लाइफ के ऊपर 10 ईयर पे डाला है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप 7 ईयर पे थे, यानी कि आपकी स्पाउस और आपके बच्चे किसी के पास लीगल स्टेटस नहीं था। और जो 7 ईयर का कानून बच्चे पे अप्लाई होता है, उसकी बेसिस पे आपको मिला है, तो उसका रूट है ही 10 ईयर्स का, क्योंकि आपके बच्चे के पास सेटल स्टेटस नहीं है या आपकी वाइफ के पास नहीं है। लेकिन आप फिर भी अगर ट्राई करना चाहें तो मैं लोगों से ये कहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा उनकी पॉलिसी की बात है होम ऑफिस की, कि अभी ट्राई ना करें। जब आपकी एक्सटेंशन का वक्त आए तो आप फिर अपनी, अगर आपकी 18,600 की रिक्वायरमेंट पूरी है, बाकी चीज़ें आपकी पूरी, इंग्लिश टेस्ट, चलें अगर 18,600 की रिक्वायरमेंट पूरी भी नहीं है तो कम से कम इंग्लिश टेस्ट दे के आप होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मुझे 10 ईयर से पेरेंट रूट पे 5 ईयर पे स्विच कर दिया जाए। लेकिन जो प्रैक्टिकली देखने में आया कि होम ऑफिस ज़्यादातर ये उन लोगों को स्विच करके देता है जिनके स्पाउस ऑलरेडी यहाँ सेटल स्टेटस पे हैं, या बच्चों को यहाँ नेशनैलिटी मिल गई या सेटल स्टेटस मिल गया है। तो ये देखने में आया, बट ऑफ कोर्स ट्राई करने में कोई ममानत नहीं है, बट डोंट ट्राई जब आपके बहुत टाइम वीज़े पे रहता हो, बिकॉज पैसा बहुत होता है इस एप्लीकेशन का, एंड यू मे लूज़ ऑल दैट मनी। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam, sir. Good evening. Good evening to you. First, I'd like to thank you for making time and giving us your valuable opinion. तो मेरा एक छोटा सा, मैं आपको समरी में बता देता हूँ अपना केस। तो मैं Tier 2 जनरल से आयला के लिए अप्लाई किया था 28 नवंबर लास्ट ईयर में, एंड आई कंसल्टेड विद एन एमपी। तो आपसे फोन करने के बाद मैंने एमपी को कंसल्ट किया था जनवरी में, जिससे मेरी कंपनी में फिर विजिट हुआ था कंप्लायंस ऑफिसर से, जिन्होंने मेरा और मेरे एम्प्लॉय से इंटरव्यू लिया था। और बस उसके 4-5 दिन पहले मुझे होम ऑफिस से एक लेटर आया था, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि मेरे डिसीजन के लिए 6 महीने से ज्यादा लग सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जब बाद में मेरा इंटरव्यू हुआ, जो कंप्लायंस ऑफिसर आए थे मेरे ऑफिस में, इंटरव्यू के बाद भी अब क्या डिसीजन मुझे 6 महीने के बाद ही मिलेगा कि पहले मिलने के चांसेस है? ये आपकी पहली एक्सटेंशन थी? ये पहली दफ़ा आपको Tier 2 मिला, ये एक्सटेंशन थी? नहीं सर, तो मैंने एक्चुअली Tier 2 जनरल से परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया था। अच्छा, परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया था। आई अंडरस्टैंड। फॉर आयला लास्ट ईयर। ओह सॉरी, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। थैंक यू सर, थैंक यू। देखें, पहली बात है कि उस चीज़ से नहीं घबराना चाहिए कि अगर होम ऑफिस लिख के दे कि जी 6 महीने से ज़रा हमारा टाइम लगेगा, बिकॉज वो जिन केसेस में वो कंप्लायंस के लिए उठा लेते हैं, या कभी कभी कुछ केसेस कंप्लायंस के लिए नहीं उठाते, उनके पास वर्कलोड इतना होता है कि उनको लगता है, उन्होंने एक दफ़ा अपनी पॉलिसी में प्रॉमिस किया था कि हम हर केस को 6 मंथ्स के अंदर करेंगे।
तो कभी कभी वो एक्सटेंडेड लेटर दे देते ताकि आप अपने एमपी के पास जाएं, तो वो एक्सटेंडेड लेटर एमपी को भी दिखा दें कि जी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, तो हमें 6 महीने से ज़्यादा लगेगा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि जेन्युइनली कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, उसका जस्ट सिर्फ ये मतलब है कि या तो फाइल ऑडिट के लिए उठ गई है या उनके पास अभी टाइम नहीं है उसको देखने का, तो उधर घबराना नहीं चाहिए। अब हम आ जाते हैं टे 2 पे, जब आपके स्पॉन्सर का विज़िट हो। नॉर्मली यार ये होता है कि ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर स्पॉन्सर, जिस पे वो रजिस्टर ऑफ टे 2 पे होते हैं, एक कंप्लाइंस विज़िट उनका वैसे ही लाजमी होता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप 5 साल अपने स्पॉन्सर के साथ गुजार लेते हैं और कभी कंप्लाइंस विज़िट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब आपको भी पता होगा ये बात कि जब आप सेटलमेंट अप्लाई करते हैं तो एक चीज़ साथ बोलनी पड़ती है कि जी अभी भी आपके स्पॉन्सर को लिखना पड़ता है कि उनको ज़रूरत है आपकी, और ज़ाहिर बात है कि आप मोस्ट लाइकली एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर होंगे, सो वट एवर इज़ दी हायर ऑफ जो उन्होंने 32 समथिंग थाउजेंड कर दिए, या जो आपका कोड होगा, और सर्टन कोड्स 45-50,000 पाउंड तक भी चले जाते हैं, सो वट एवर इज़ द हायर ऑफ दैट, वो आपको सैलरी भी डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो कभी कभी होम ऑफिस अपना कंप्लाइंस विज़िट करता है स्पॉन्सर को देखने के लिए। तो जो आपका विज़िट हुआ था वो नॉट सो मच आपकी वजह से हुआ था, वो आपके स्पॉन्सर की वजह से हुआ था, बिकॉज मोस्ट लाइकली उनका पिछले 5 साल में जब से उनके पास लाइसेंस आया स्वाई इनिशियल विज़िट के, जो आई एम जस्ट अज्यूमिंग, लेकिन आई थिंक दैट वुड बी मोस्ट लाइकली कि जो उनका पहला विज़िट हुआ था जिसकी वजह से उनको लाइसेंस मिला, उसके बाद उनका कोई विज़िट नहीं हुआ, एंड दैट इज़ वाई द होम ऑफिस इज़ कम इन एंड डन अ विज़िट। वो उसमें ये देखते हैं कि मॉनिटरिंग पॉलिसी और कंप्लाइंस टे 2 स्पॉन्सर की पूरी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इफ़ दे हैप्पी विद ऑल दैट तो फिर जाके वो एक क्वालिफाइंग रिपोर्ट दे देते हैं, नॉन क्वालिफाइंग रिपोर्ट दे देते हैं, एंड फिर वो शेफील्ड के अंदर जाके दे डू अ टिक। तो बेसिकली अभी आपका केस मोस्ट लाइकली इसलिए रुका होगा कि जो टे 2 स्पॉन्सर वाले हैं वो उन्होंने कंप्लाइंस विज़िट किया आपके स्पॉन्सर का, वो एक नॉन क्वालिफाइंग रिपोर्ट देंगे कि जी सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तो शेफील्ड वाले कहेंगे हाँ जी इनका जो लाइसेंस है बिल्कुल सेफ़ है, और उसकी वजह से शायद आपका केस रुका, एंड देन दे कैरी ऑन विद दैट। लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ आपके स्पॉन्सर के लाइसेंस के साथ करते भी हैं, ऑफ कोर्स आपके पास रेमेडी है, बट आई एम नॉट अज्यूमिंग, और ना मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम होगी। तो कहने का मतलब है कि आप वेट करें। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, बिकॉज इसकी थोड़ी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि जब वो कंप्लाइंस विज़िट करके गए थे आपके स्पॉन्सर का, तो आपका स्पॉन्सर उनसे उस कंप्लाइंट विज़िट की रिपोर्ट मंगवा सकता है। उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो ये रिपोर्ट आगे भेजते हैं ना, उसमें जो कमेंट्स दिए होते हैं उन्होंने कंप्लाइंस रिपोर्ट के अंदर, वो पढ़ के बंदे को बिल्कुल आराम से समझ आ जाती है कि आया ये मेरा लाइसेंस सस्पेंड करने लगे, रिवोक करने लगे, या दे आर हैप्पी विद मी। तो वो एक चीज़ आप बड़ा प्री डिटर्मिन बड़े आराम से कर सकते हैं कि अगर आप उसी कंप्लाइंस डिपार्टमेंट जिन्होंने आके, और आप नहीं कर सकते, आपका एम्प्लॉयर करेगा उनको ईमेल कि जी आपने विज़िट किया था, मुझे प्लीज़ उस विज़िट रिपोर्ट की कॉपी दे दीजिए, एंड दैट्स अ गुड इंडिकेशन। आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या कमेंट दिया आपके स्पॉन्सर के बारे में, लेकिन वो आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, आपका स्पॉन्सर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू यू सर। ਯਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 2-3 ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਂ 24 ਆਵਰ ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ हो सर। बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर, आपको बहुत मुबारक एक हो। मेरा सवाल हो रहा भाजी जी। मैं ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਐਫਐਲ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਦਾ 7 ਇਅਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਈ ਚਾਈਲਡ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰੋ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰੋ? ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ? ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਫਆਰ ਉਹ ਆ ਮੇਰਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ एप्लीकेशन ही ऐसी पाइए हस्बैंड वाइफ। ओके सर जी, मैं ज़रा ये मैंने बता रहे हैं कि अब ब्रेक का टाइम हुआ है, मैं ब्रेक ले लूँ फिर मैं आपको जवाब दे दूँगा।
सर ब्रेक पे जाने से पहले दे वुड बी एन ईमेल एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, लेकिन प्लीज़ मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं कि लोग जब मुझे ईमेल पे सवाल करते हैं तो इट इज़ समटाइम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं हर एक को जवाब दे सकूं। तो अगर मैं आपको जवाब नहीं दे सका, आई डू अपोलोजाइज़, लेकिन जिस तरह मैं बोलता हूं कि आप शो को फॉलो कीजिए सोशल मीडिया पे, देयर इज़ अ गुड चांस कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। अब हम लोग थोड़ा ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद पहले मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा और उसके बाद आई एम गोना टेक सम मोर कॉल्स। इंशाल्लाह, I'll see you after the break. वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. वेलकम टू वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स वीडियो व्लॉग। अगर आपका कोई लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट है, कोई लीज का मैटर है, आपका कोई बिजनेस डिस्प्यूट है या कोई लिटिगेशन का इशू है, आप हमसे रुजू कर सकते हैं। जो हमारी इनिशियल कंसल्टेशन है, अगर आप इस वीडियो का रेफरेंस देंगे, इस व्लॉग का रेफरेंस देंगे, तो आपकी इनिशियल कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कंसल्टेशन के अंदर हम आपका लिटिगेशन या आपका डिस्प्यूट सुनेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी कॉस्ट क्या हो सकती है इसको परस्यू करने की। वेलकम बैक टू द शो। अब ब्रेक पे पहले किसी ने कॉल किया, उन्होंने FLRO एप्लीकेशन डाली हुई थी और अभी एप्लीकेशन के डिसीजन का वेट कर रहे थे। उनके बच्चे को 7 ईयर हो गए, उन्होंने सेम डे प्रीमियम सर्विस लेके बच्चे का वीज़ा ले लिया। तो अब उनका सवाल था कि जी हम अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करके कोई नई डाल दें। तो देखें जी, पहली बात है आपने ऑलरेडी FLRO डाली हुई है, आप सिर्फ उस पर होम ऑफिस को अपडेट कर दें। आपको कोई नई एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है कि जी मेरे बच्चे को 7 ईयर वाला जो उनके इमिग्रेशन रूल है उसकी बेसिस पे बच्चे को वीज़ा मिल गया है, तो अब मैं एक पेरेंट हूँ क्वालिफाइंग चाइल्ड का, तो मुझे आप वीज़ा दे दें। आपको कोई नई एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज FLRO, FLR, FP एप्लीकेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और अगर आपने FLRO ऑनलाइन नहीं पुराने फॉर्म यूज़ किए होंगे तो आपको वैसे बता दूं कि उसके ऊपर ऑप्शन थी सेक्शन 120 की, फ्रंट ऑफ द पेज। तो अंडर सेक्शन 120 आप कोई भी नई इन्फॉर्मेशन उनको दे सकते हैं। और अगर आपको सेक्शन 120 नहीं भी मिला था, उसके बावजूद अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन और अभी तक आपका डिसीजन नहीं आया, तो आप होम ऑफिस को लिख सकते हैं। तो रादर दिन आप विड्रॉ करके ज़्यादा खर्चा करें, बिकॉज सारी बात है विड्रॉ करेंगे वो पैसे आते हैं वापस नहीं आते, थोड़ा टाइम लग जाता है। सबसे आसान तरीका है कि उनको अपडेट कर दें कि आपके बच्चे को वीज़ा मिल गया और आपको क्वालिफाइंग चाइल्ड की बेसिस पे, पेरेंटल रिलेशनशिप की बेसिस पे आपको वीज़ा भी दे दें, और एट द सेम टाइम आप अपने MP के पास जाएं और थोड़ा प्रेशर डलवाएं होम ऑफिस के ऊपर। तो वो बेहतर तरीका होगा देन जो आप सोच रहे हैं विड्रॉ करके इतनी हेडेक लेने की क्या ज़रूरत है। मोस्ट लाइकली आपने खुद फॉर्म नहीं भरना, किसी लीगल रेप के पास जाएंगे, वो और पैसे आपसे चार्ज करेंगे फॉर्म फिलिंग के। आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आपने पैसे होम ऑफिस को दिए हैं, उसी को अपडेट करके चेस डाउन करें होम ऑफिस को डिसीजन के लिए। एंड थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर। जी ये पूछना है कि ये जो कानून है 2 लाख पाउंड वाला, सॉरी कौन सा वाला? ये अगर 2 लाख पाउंड इंटरप्रेन्योरल वाला। जी सर, जी सर। तो ये अगर कोई 2 आदमी मिलकर करते हैं, कोई 1-1 लाख पाउंड 2 मिलकर भी अगर कर सकते हैं, तो अगर 2 करते हैं तो दोनों को इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ेगा या एक को करना पड़ेगा? और साथ में ये है कि इंटरव्यू जो होम ऑफिस लेता है जी, वो दोनों को लेगा या एक का लेगा? बड़ी मेहरबानी सर। और कोई सवाल आपका या बस यही है? जी बस इतना ही है। और अगर एक आदमी तो अप्लाई करता है तो फिर तो वो जी जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, मैं जवाब दे देता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम सर। ओके,
सर आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जो इंटरप्रेन्योरल वीज़ा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट वीज़ा है, स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए, इंटरप्रेन्योरल्स के लिए जो बाहर से आते हैं। और ज़ाहिर बात है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 2 लाख पाउंड दिखाने पड़ते हैं। तो उसमें आप टीम मेंबर भी बन सकते हैं, जिसमें 1 लाख एक लेके आ रहा है, 1 लाख एक और लेके आ रहा है, तो टेक्निकली 2 मेन एप्लीकेंट बन जाते हैं। तो जब 2 मेन एप्लीकेंट बन जाते हैं तो फिर दोनों को अलग अलग इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि एप्लीकेंट नंबर 1 फिर टीम मेंबर एप्लीकेंट नंबर 2, समझें 2 मेन एप्लीकेंट हो गए। तो एप्लीकेंट नंबर 1 जो मेन है उसको इंग्लिश टेस्ट देना है, लेकिन उसके बीवी बच्चों को नहीं देना। और जो एप्लीकेंट नंबर 2 मेन है, मेन एप्लीकेंट नंबर 2 जो टीम का हिस्सा है, उसको इंग्लिश टेस्ट देना है और उसकी वाइफ और बच्चों को इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक इंटरव्यू की बात आती है, अगेन वही प्रिंसिपल है, जिस तरह आपने ख़ुद बोला कि आपको पता है कि एक एप्लीकेंट का भी इंटरव्यू होता है, इसी तरह मेन एप्लीकेंट टीम मेंबर नंबर 1 का इंटरव्यू अलग होगा, मेन एप्लीकेंट टीम मेंबर नंबर 2 का इंटरव्यू अलग से होगा। नॉर्मली ये होता है कि जब 2 लोग होते हैं तो ज़ाहिर बात है उनके रोल्स थोड़े से डिफाइंड होते हैं बिजनेस प्लान के अंदर, क्योंकि एक बोलता है मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँगा, मोस्ट लाइकली एक बोलता है कि मैं मार्केटिंग डायरेक्टर हूँगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या रूल अपना डिफ़ाइन करते हैं बिजनेस प्लान के अंदर, होम ऑफिस वाले उस हिसाब से सवाल पूछते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो 2 लाख वाला वीज़ा है, इसमें जो सारा दारो मदार है अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस प्लान, वो आपके इंटरव्यू के ऊपर है। बिकॉज अगर आप बाकी रिक्वायरमेंट देखें, वो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जी 2 लाख पाउंड पड़े हैं, मेंटेनेंस के पैसे पड़े, इंग्लिश का टेस्ट पास किया, विच आर वेरी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन। लोग ज़ाहिर बात है 2 लाख हैं तो ये अप्लाई करते हैं, चाहे टीम मेंबर हों चाहे अलग हों। तो जो सारा दारोमदार इस एप्लीकेशन का है वो आपके बिजनेस प्लान और आपके इंटरव्यू पे आता है। ज़्यादातर लोग बिजनेस प्लान क्वालिफाइड अकाउंटेंट या जो बिजनेस प्लान बनाते हैं उनसे बनवा लेते हैं। तो ज़ाहिर बात है पीछे पे क्या बात आ जाती, इंटरव्यू। सो इसलिए सारा दारोमदार बिजनेस प्लान एंड इंटरव्यू पे आता है, इनडायरेक्टली इंटरव्यू पे आता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रिपरेशन इंटरव्यू की बहुत अच्छी हो। तो अगर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं जो एक्सपीरियंस है जिनका इस टाइप की एप्लीकेशंस का, तो वो फिर आपका बिजनेस प्लान पढ़ के आपको थोड़ी सी डायरेक्शन और गाइडलाइन दे सकते हैं कि किस टाइप के सवाल होम ऑफिस आपसे पूछेगा इंटरव्यू के दौरान। सारी बात है कोई भी आपको ब्लैक एंड वाइट कोई 30-40 सवाल लिख के नहीं देगा कि जी यही आएंगे, इट डजंट मैटर, लेकिन कोई इंडिकेशन दे देते हैं कि जी इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ध्यान दें अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन के ऊपर और अपने बिजनेस प्लान पे। I wish you all the best. Thank you so much आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी तारक साहब, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि मेरा हस्बैंड जो थे वो ओवरस्टे से, तो हमने इधर शादी की है, तो हमारा अब बच्चा हो गया, तो बच्चे की बेस पर हमने वन डे सर्विस यूज़ की है। तो उन्होंने ये इतराज़ लगाया था कि आपकी कोई होम ऑफिस की पिछली फीस रहती है वो पे करो, वो तो हमने पे कर दी उसी दिन। अब वो कहते हैं कि वो अब कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम, अब उन्होंने लेटर में लिखा है कि हम जो है ना आपकी फाइल पर गौर कर रहे हैं, लेकिन 3 माह हो गए हैं अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और मेरा ये सवाल था कि कब तक वो हमने वन डे सर्विस भी यूज़ किया और कितना टाइम लगाएंगे मैक्सिमम, मुझे ये बता दे। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा एक भाई आया था इधर स्टूडेंट वीज़े पर, उसने इधर ब्रिटिश लड़की के साथ शादी की है, तो 5 साल हो गए हैं, तो उसने उस वीज़ा अप्लाई किया था शादी के बेस पर, तो 5 साल उसका केस चलता रहा। अब उन्होंने होम ऑफिस ने ये जवाब दिया है कि आप जो है ना वापस पाकिस्तान चले जाओ। हालांकि उसकी बीवी इधर की ब्रिटिश है, वो 18,600 समथिंग तनख्वाह भी ले रही है, तो फिर भी वो होम ऑफिस ने उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है पिछले हफ्ते। वो कहते हैं कि आप वापस चली जाओ। तो आप क्या कहते हैं कि उसके लिए बेस्ट वे क्या है? मैं प्लीज़ मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी है आपकी। देखिए अगर आप मेरे पुराने शो सुनती हैं तो माइंड ना कीजिएगा, मैं और बाकी लोग भी माइंड ना करें, मैं एक बात रिक्वेस्ट और बड़ा दिल से कहता हूँ, थोड़ा शौकिया कि जी अगर आप मजाक में भी कि जी अगर आपने ये पूछना है कि होम ऑफिस टाइम कितना लगाएगा, तो बेहतर है मुझे फ़ोन करके पूछ लें तारिक भाई जो नेक्स्ट लॉटरी के 6 नंबर हैं वो कौन से हैं, बिकॉज ज़्यादा चांस है कि मैं जो 6 नंबर रैंडमली बताऊँगा शायद वो लॉटरी के निकल आएँ, देन मेरे पास कोई ये फार्मूला कि होम ऑफिस टाइम कितना लगाता है। तो यकीन कीजिए वो एक मैजिक जो है ना
फिगर कि होम ऑफिस कितना टाइम लगाता है, ये शायद होम ऑफिस वालों को भी शायद ना पता हो, बिकॉज कभी कभी आई नो बड़ा बिजी होता है उनके डिपार्टमेंट, तो कभी कभी केस वर्कर के पास इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि ही डज़ नॉट या शी डज़ नॉट गेट अराउंड केस को देखने के लिए, तो उसकी वजह से थोड़ा आप पे पाइल अप हो जाता है प्रेशर। बिकॉज जिस तरह आपने अपने केस को बताया कि आपके हस्बैंड के पास एक क्वालिफाइंग चाइल्ड है, एज लॉन्ग एज ये प्रूव हो जाए कि इट इज़ नॉट रीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम, इट इज़ मोस्ट लाइकली, मैं ये नहीं कहता स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, लेकिन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए होम ऑफिस को आपके हस्बैंड को वापस भेजने के लिए। तो कहने का मतलब है कि आप बड़े सॉलिड ग्राउंड के ऊपर हैं, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कि वो कब डिसीजन देते हैं। एक बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि क्योंकि आपने प्रीमियम सर्विस यूज़ की, आपकी एक एक्सपेक्टेशन थी कि होम ऑफिस जल्दी इस चीज़ का डिसीजन दे। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अपने लोकल एमपी के पास जाएं और उसको बोलें देखिए हमने प्रीमियम सर्विस यूज़ की थी और होम ऑफिस को चाहिए कि अब हमें जल्दी डिसीजन दे, और एमपी को बोलें कि वो होम ऑफिस को ख़त लिखे। जहाँ तक बात आपके भाई की है, देखें कागजात पढ़े बगैर कोई भी नहीं बोल सकता। मैं एक मुहावरा बोलता हूँ कि आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाएं, बोलें जी ये मेरा ऑपरेशन करके ट्यूमर निकाल दें, लेकिन अगर आप एक्सरे नहीं दिखाएंगे तो उसको क्या पता कहाँ कट मारना है आपकी बॉडी पे। तो यही बात आ जाती है इमिग्रेशन के अंदर कि जब तक कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें जब तक कागजात ना पढ़े जाएँ, आपको कोई भी नहीं बता सकता कि जी क्या इसके अंदर है, किस वजूहात की वजह से होम ऑफिस ये बोल रहा है कि वो वापस चले जाएं। कभी कभी एक जनरल आपको मैं इंडिकेशन दे देता हूँ कि जो लोग अपेंडिक्स एफएम में अप्लाई करते हैं, यानी कि जिस स्पाउस वीज़े के लिए सिर्फ 18,600 की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और भी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनको पूरी करनी पड़ती है। रिलेशनशिप, उनके पास वैलिड वीज़ा है या नहीं, तो क्या पता वीज़े की वजह से उन्होंने कहा कि जी क्योंकि आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन प्रीवियसली नहीं थी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो आपको वापस जाना है। और अगर आप मेरे पुराने शो देखें तो मैंने उसमें भी अर्ज़ किया था कि अगर कोई बंदा अपेंडिक्स एफएम की सारी रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता, सिर्फ 18,600 नहीं और भी बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो दो चीज़ें होम ऑफिस वाले देखते हैं, और अगर उन दोनों में से कोई एक चीज़ अप्लाई होती है जिसको हम एक्सेप्शंस कहते हैं, तो होम ऑफिस यहाँ से भी आपको वीज़ा दे देता है, वरना कहता है कि आप कंट्री छोड़ के वापस जाएं एंड एंट्री क्लियरेंस लें। जो दो चीज़ें होती हैं उसमें जो सबसे आसान होती है, पहली कि अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई बच्चा है, चाहे आपका है या आपके स्पाउस का प्रीवियस रिलेशनशिप से, एंड आपके पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बच्चे के साथ। उस क्वालिफाइंग चाइल्ड उसको कहते हैं कि वो ब्रिटिश हो बच्चा, या उस बच्चे ने यहाँ 7 साल गुजारे हों, तो फिर होम ऑफिस एक्सेप्शन अप्लाई करता है। और अगर हम प्रूव कर दें, एक और शर्त होती है कि जो क्वालिफाइंग चाइल्ड एंड इट इज़ नॉट रीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम, तो होम ऑफिस देखा है कि फैमिली प्राइवेट लाइफ में लोगों को वीज़ा दे देता है। फिर काफ़ी लोग उस तरह के होते हैं जिनका कोई बच्चा नहीं होता, ना प्रीवियस रिलेशनशिप से स्पाउस का, एंड दे आर लिविंग टुगेदर विद द स्पाउस, और अपेंडिक्स एफएम को पूरा नहीं कर पाते। तो उसमें जो कानून है वो ये है कि जी आपकी स्पाउस को कोई इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है या आपको, कि आप अपने होम कंट्री नहीं जा सकते। तो वो जो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, अगर होम ऑफिस की पॉलिसी देखें तो बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि कौन सी 4 शर्तें हैं जिस पे हम इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल कहते हैं। तो क्या पता जब आपने अप्लाई किया वो अपेंडिक्स एफएम ना मीट करते हो और बच्चा भी ना, और होम ऑफिस ने कहा कि जी स्पाउस में कोई इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल नहीं है, ये ऑब्स्टिकल भी नहीं है, वापस जाएं और एंट्री क्लियरेंस लें। तो बड़ी और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से कागजात पढ़े बगैर कुछ नहीं कह सकते लोग, लेकिन मैंने इसलिए थोड़ा सा जिक्र इन बातों का कर दिया कि इट्स गुड टू हैव दिस नॉलेज कि किन चीज़ों की बेसिस पे वो रिफ्यूज़ करते हैं और एक्सेप्शंस क्या चीज़ होती हैं, बिकॉज मैंने बहुत केसेस देखे हैं ये एक्सेप्शंस के ऊपर। थैंक यू सो मच आपके पेशेंस का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल हैं जी। जी एक तो ये कि मेरी अहलिया को, हेलो जी जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ सर। हाँ जी, उनको आए हुए यहाँ 3 साल का जो वीज़ा होता है, 2 महीने, 2.5 साल का 2 महीने हुए, और वी प्लानिंग टू गो बैक विद इन 2 months फॉर 6 weeks पाकिस्तान में। जी तो एक तो ये है कि क्या कोई उस पर कोई पाबंदी तो नहीं है, और उनके परमानेंट के जब अप्लाई करेंगे तो उस पर कोई इसका असर तो नहीं होगा। सेकेंडली, मैं रिटायर्ड हूँ और पेंशन क्रेडिट पे हूँ, तो मुझे जो है ना प्रिस्क्रिप्शन फ्री है, तो क्या मेरी वाइफ को भी प्रिस्क्रिप्शन और डेंटल चार्जेस फ्री होंगे ऑन माय पेंशन क्रेडिट, क्योंकि वो उस पे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि शी डजंट हैव टू रिजोर्ट टू पब्लिक फंड्स। तो ये 2 सवाल है जी मेरे। ओके, एक तो पाकिस्तान जाने का विद इन 2 months 2 महीने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होंगे उनकी परमानेंट जब हम अप्लाई करें, या वापस आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। ऑलराइट सर, जहाँ तक पाकिस्तान जाने की बात है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आप नॉर्मल विजिटेशन के ऊपर जा रहे हैं। अगर आप बाद में
क्वालिफाइंग पीरियड की भी बात करें तो वो ये कहते हैं कि एक कंसेक्टिव 12 महीने में अगर आप 6 महीने से ज़्यादा कंसेक्टिवली बाहर रहे हैं तो फिर उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये जो लोग 2-3 हफ्ते या 1 मंथ के लिए भी जाते हैं शादियों पे और बाकी चीज़ें करने, कभी लोग 2-2 महीने समर हॉलीडेज से बच्चों के साथ चले जाते हैं, वो एक नॉर्मल वेकेशन है। व्हाट दे वांट टू मेक श्योर कि आपका जो होम है वो यूके है, और वो समझते हैं अगर आप एनी 12 मंथ पीरियड के अंदर कंसेक्टिव 180 डेज से ज़्यादा बाहर हैं तो शायद आपने अपना होम चेंज कर लिया। और उसके भी अगर आप प्रूव कर दें कि जी हम ये तो थे 2-3 महीने के लिए, हालात ऐसे हो गए, इलनेस या कोई फैमिली में खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ होगी, वी हैव टू स्टे लॉन्गर, तो वो उसको नज़रअंदाज करते। तो इन शॉर्ट वो कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करना चाहिए, होना चाहिए उस बात से। जहाँ तक देखें पेंशन की बात है, हम आई डू नॉट नो पेंशन का, बिकॉज आपकी स्टेट पेंशन है। आई डू नॉट थिंक अपने स्पाउस को स्टेट पेंशन के अंदर डाल सकते हैं, बिकॉज उनका अपने मेरिट के ऊपर IHS होता है। लेकिन मुझे उस चीज़ का इल्म नहीं है तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू गिव यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो मे बी अगर आप मुझसे बाद में रब्ता कर लें, मैं चेक करके बता दूंगा। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, आपकी एज की वजह से आपको दवाइयाँ फ्री हैं। जब उनकी बारी आएगी उनका अलग IHS नंबर बनेगा या उनका NHS नंबर अलग बनेगा, उसकी बेसिस में उनकी एलिजिबिलिटी होगी कि उनको फ्री दवाइयाँ हैं या नहीं। बिकॉज शी इज़ नॉट द एज ऑफ स्टेट पेंशन, स्टेट पेंशन की उनकी एज नहीं होगी, इट विल बी हाईली अनलाइकली कि उनको फ्री दवाइयाँ हो। बट आई डू नॉट नो मच अबाउट दिस, तो मैं उस पर माजरत खाऊँ आपसे। मुझे बताया जाता है कि अब हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ। ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद मैं कुछ और कॉल्स लूँगा। देयर इज़ एन ईमेल एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, लेकिन मैं हाथ खड़े करके पहले से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप कोई सवाल मुझे ईमेल पे करते हैं, मैं आपका जवाब नहीं दे पाया तो मैं आपसे अभी से माफ़ी चाहता हूँ। इस बिकॉज मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना मैक्सिमम मैं जवाब लोगों को दे सकूँ ईमेल्स पे मैं दे दूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मेरी भी लिमिटेशंस हैं टाइम की, तो इसलिए आई डू अपोलोजाइज़ अगर मैं नहीं किसी को भेजता जवाब। सोशल मीडिया पे शो को ज़रूर फॉलो कीजिए, बिकॉज थैंक यू सो मच, आप सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो हमारे लिए भी अच्छी बात होती है। लेकिन उसमें एक और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको ऐसे सवालों के भी जवाब मिलते हैं जो आप पूछना चाह रहे थे बट ईमेल पे आपको मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। ब्रेक पे हम चलेंगे। ब्रेक के बाद मैं अभी ऑल कॉल्स लूँगा। दैट विल बी हर लास्ट सेशन। थैंक यू। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. वेलकम टू वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स वीडियो व्लॉग। अगर आपका कोई लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट है, कोई लीज का मैटर है, आपका कोई बिजनेस डिस्प्यूट है या कोई लिटिगेशन का इशू है, आप हमसे रुजू कर सकते हैं। जो हमारी इनिशियल कंसल्टेशन है, अगर आप इस वीडियो का रेफरेंस देंगे, इस व्लॉग का रेफरेंस देंगे, तो आपकी इनिशियल कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कंसल्टेशन के अंदर हम आपका लिटिगेशन या आपका डिस्प्यूट सुनेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी कॉस्ट क्या हो सकती है इसको परस्यू करने की। वेलकम बैक टू द शो। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। तारिक भाई, मैं 2 क्वेश्चन करने थे आपसे। मैंने नेशनलिटी अप्लाई की थी 4 दिसंबर 2018 को, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने बुकलेट पढ़ी थी तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जिस डेट को आप नेशनलिटी अप्लाई कर रहे होंगे उससे 5 ईयर बिफोर आप फिजिकली यूके में अवेलेबल होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था डेट ऑफ एप्लीकेशन वो होती है जब होम ऑफिस रिसीव करे या नेशनलिटी चेक सर्विस रिसीव करे, उसमें R लिखा हुआ था। तो अब मैंने नेशनलिटी चेक सर्विस के थ्रू अप्लाई किया था। मैंने 4 दिसंबर को अप्लाई किया था और 6 दिसंबर 2013 को 5 ईयर बैक मैं पाकिस्तान गया था, ठीक है। तो लेकिन मेरी नेशनलिटी चेक सर्विस के पास अपॉइंटमेंट 4 दिसंबर को थी, ठीक है। और उन्होंने जब पोस्ट किया था, पोस्ट करके तो होम ऑफिस को जो रिसीव हुई थी वो 6 दिसंबर को उनकी रिसीव हुई थी। तो मेरी डेट ऑफ एप्लीकेशन 4 दिसंबर होगी
और इस पे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि मैं ट्रैवल किया था, मैंने 6 दिसंबर को किया था। हाँ, लेकिन आई थिंक आपने, मुझे भी याद नहीं एग्जैक्ट पॉलिसी, बट आई थिंक जो आप बोल रहे हो यही है कि अगर आप चेकिंग सर्विस करो तो डेट ऑफ एप्लीकेशन इज जिस दिन चेकिंग सर्विस हो रही हो, और जो आप दूसरी बात कर रहे हो वो पोस्टल की, हाँ वो होती है जब होम ऑफिस रिसीव करे या नेशनलिटी चेक सर्विस रिसीव करे या वो गवर्नमेंट के अथॉरिटीज। जी मैं बिल्कुल आपकी बात सही यार। उस देखें, जो आप पहले जो सेकंड बात करे थे ना, वो है पोस्टल एप्लीकेशन के। जो लोग पोस्टल एप्लीकेशन करते हैं वो भी डेट ऑफ पोस्टेज होती है आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन, नॉट या कि जिस दिन उनको मिले। ये पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, बिकॉज काफ़ी केसेस मैंने देखे उसमें लोगों को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बट जो डेट आपकी पोस्टेज की है ना, वो डेट होती है आपकी एप्लीकेशन की, रादर देन जिस दिन होम ऑफिस को डॉक्यूमेंट मिले। और जहाँ तक चेकिंग सर्विस की बात है या ये जो लोग यूज़ करते हैं, आई थिंक यू 100% करेक्ट। अगेन प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कर लेना, बिकॉज मैंने भी पॉलिसी मेरे दिमाग में नहीं आ रही, बट मुझे याद है कोई इसी तरह की थी कि जी जिस दिन आप फिज़िकली जाके अपने कागजात उनको दे देते हैं, दैट इज़ योर डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर उस बात को देखा जाए तो उस तारीख को आप यूके में थे, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। और अगर आप उस चीज़ को नहीं भी देखते, अगर आपकी पोस्टल 4th को हुई है तो डेट ऑफ एप्लीकेशन 4th होती है, ना कि जिस दिन उनको मिले। पोस्टल एप्लीकेशंस की बात होती है, लेकिन आपने पोस्टल एप्लीकेशन तो वैसे भी नहीं किया, आपने वो चेकिंग सर्विस यूज़ की। जो आप दूसरी बात करें ना कि जब उनको मिले, वो सूरत में होता है जब आप कोरियर सर्विस इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज जब आप कोरियर सर्विस इस्तेमाल करते हैं तो जिस दिन कोरियर ड्रॉप करता है आपके कागजात होम ऑफिस को, दैट इज़ द डेट ऑफ योर एप्लीकेशन। सो वो थोड़ा मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। थैंक यू सो मच यार आपकी कॉल की, बट इट सीम्स जिस तरीके आपने बोला है इट शुड बी ऑल राइट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आपके कॉल की भाई। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, मेरा नाम शबीर मिर्ज़ा। मैं दरअसल ये करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ 8 साल पहले आया था, 9 साल हो गए। जी सर। तो मैं तो इस तरह ओवर स्टे भी हो गया था, तो मैंने एक लड़की फाइंड आउट की, तो हमने अपना मुस्लिम मैरिज कर ली। तो अपना हमारा बच्चा तो कोई नहीं हुआ, लेकिन ये है कि बाद में उसने बताया वो भी ओवर स्टे है। तो अब समझ नहीं आती हम क्या करें। मैंने कहा चलो कंसल्ट करते हैं, तो ये कैसे कुछ हो सकता है इस पर हम दोनों का। देखें सर, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि मैं ये नहीं कहता कि आपका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इट सीम्स एज इफ इट मे बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन बेहतर है कि आप किसी भी कॉम्पिटेंट बंदे के पास जाके, बंदा या बंदी, बट मैंने ऐसे बंदा आई मीन फीमेल और मेल, बस मेरा अपना अंदाज़ है बोलने का, कि आप उनसे जाके डिस्कस करें अपना केस। इस शो का फॉर्मेट इस टाइप का नहीं है कि मैं आपको कोई एडवाइस दे सकूं, इन्फॉर्मेशन ही दूंगा। और इन्फॉर्मेशन ये है कि प्लीज़ आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके अपने केस को डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग, मेरा नाम दीपक है। गुड इवनिंग दीपक टू यू। मेरी क्वेरी है टीयर 2 जनरल स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड। बिल्कुल बोलो यार। मेरे को एक एम्प्लॉयर ने टीयर 2 जनरल स्पॉन्सरशिप दिया, उसके बेसिस पे मैं यूके आ गया। जिस डे पे मेरा ज्वाइन होना था उस डे पे उन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं दिया। रीजन दे सेड कि उनको कोई कंपनी दे आर सेलिंग इट ऑफ। ओके। तो अभी फिर मैं उन्होंने विड्रॉल कर ली मेरी स्पॉन्सरशिप। अब मैंने दूसरा जॉब सर्च किया, दे आर रेडी टू स्पॉन्सर मी। ठीक है। अभी मुझे आपसे ये जानना था कि जो ये चेंज ऑफ स्पॉन्सरशिप है, कि मेरा पहला एम्प्लॉयर जो था टीयर 2 जनरल स्पॉन्सरशिप, जो मैंने अवेल नहीं किया बिकॉज मैं आया लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। नाउ दे आर अप्लाइंग फॉर अनरेस्ट्रिक्टेड कॉस्ट फॉर मी, तो उसमें कोई चैलेंज तो नहीं है? थैंक यू सो मच यार। देखो, बात ये नहीं होती कि उसमें कोई चैलेंज नहीं है, बिकॉज आई डू नॉट नो कि होम ऑफिस क्या व्यू लेगा आपकी एप्लीकेशन का, बिकॉज दे आर मोर थिंग्स टू इट जो चेक करनी पड़ती हैं, कॉस्ट के बारे में, एलोकेशन के बारे में, एंड एज लॉन्ग एज के जो पीरियड था उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना आपके कि आप पे कूलिंग ऑफ तो अप्लाई नहीं होता। सो अगेन मैंने बोला ना कि बड़ी स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए आपको जाके किसी के दफ्तर में एडवाइस लेनी चाहिए, बिकॉज 2-3 और सवाल होते हैं जो आपसे पूछने पड़ते हैं। रैंडमली मैं इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको इतनी स्पेसिफिक बात नहीं बता सकता, बिकॉज वो फिर एडवाइस के अंदर आ जाता है, तो वी कैन नॉट डिस्कस दैट। सो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के दफ्तर में जाएँ और अपने केस को प्रेजेंट करें और वो आपको बता देंगे। लेकिन जब मुझे लोग ये बात बोलते हैं ना कि जी हमने एप्लीकेशन डाली है, क्या लगता है आपको, तो मैं लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाल दी है तो फिर परेशान ना हो।
टेक अ स्टेप बैक एंड वेट फॉर द होम ऑफिस डिसीजन, बिकॉज नाउ आपने एप्लीकेशन ऑलरेडी डाल दी। हाँ, सर्टन एप्लीकेशंस के अंदर बिल्कुल आप अपडेट कर सकते हैं होम ऑफिस को सर्टन इन्फॉर्मेशन जो कि बड़ी रेलिवेंट है एप्लीकेशन से। जिस तरह कुछ अर्सा पहले किसी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी जब हमने एप्लीकेशन डाली थी बच्चे को 7 ईयर का वीज़ा नहीं था, बीच में मिल गया, तो ऑफ कोर्स अब चाइल्ड इज़ अ क्वालिफाइंग चाइल्ड, या अगर ना भी बच्चे को वीज़ा मिलता होता तो द चाइल्ड इज़ अ क्वालिफाइंग चाइल्ड, तो वो अपडेट करते हैं। बट ये जो Tier 2 वाली एप्लीकेशंस होती हैं जिनको हम पॉइंट बेस्ड सिस्टम एप्लीकेशन बोलते हैं, ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, बिकॉज उसमें सर्टन पॉइंट्स हैं जो आपने स्कोर करने होते हैं अप्लाई करते हुए। तो वो बड़े आप समझ लें स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसके बावजूद आपको कोई खदशात हैं, यू आर बिट वरिड, तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि आपके लीगल रेप ने उस वक्त आपके ये खदशात दूर नहीं किए। एंड इफ़ यू स्टिल हैव सम कंसर्न्स, तो फिर मेरे ख्याल से आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के दफ्तर में जाएं, डिस्कस कर लें कि देखें जी मुझे ये कंसर्न्स हैं। बट मोस्ट लाइकली हर कोई मुड़ के बोलेगा कि जी होम ऑफिस के डिसीजन का वेट कर लें एंड फिर वी कैन फाइल। लेकिन कभी कभी ये होता है कि अगर आपके कॉस्ट में कोई मसला है तो वो फिर एम्प्लॉयर के पास इतना टाइम नहीं होता कि नया कॉस्ट इशू करके दे दें, यू बिट स्टक देयर। बट बेहतर ये कि किसी के दफ्तर में जाके वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उनसे एडवाइस ले लें, दैट विल बी गुड फॉर यू। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर दो तीन क्वेश्चन करने थे रिगार्डिंग ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। मेरी मिसेस यहाँ पे 10 साल पहले आई थी स्टूडेंट वीजे पे, पिछले 5 साल से वो स्पाउस वीजे पे है। मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है ऑन बेस ऑफ 10 years लॉन्ग रेजिडेंसी, और मेरे दोनों बच्चों के पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट है जी। मेरी मिसेस के 10 साल पूरे हो जाएंगे ये फरवरी में, लीगली 10 years, तो वो सॉरी एंड ऑफ फरवरी, तो वो और अक्टूबर में उनके 5 साल पूरे हो जाएंगे स्पाउस वीजे के। तो हमें ये पता लगा था कि नेचुरलाइज भी आप फौरन अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी फैमिली के पास ब्रिटिश पासपोर्ट। तो क्या दोनों सूरतों में अगर वो इंडेफिनिट अप्लाई करती हैं तो वो फौरन नेचुरलाइज अप्लाई कर सकेंगी, या स्पाउस वीजे के रूट के बाद वो अप्लाई कर सकेंगी? एक सवाल। और दूसरा ये कि अगर इंडेफिनिट लॉन्ग रेजिडेंसी पे अप्लाई करते हैं क्या इस पे काउंटर सर्विस भी अवेलेबल है, और अगर हम पोस्ट करते हैं तो कितना अर्सा लग जाता है बाय पोस्ट रिसीव होने में, मतलब कि जवाब आने में? क्योंकि उसका कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस है नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं। तो आप क्या गाइड करेंगे कि स्पाउस वीजे का वेट करें जब अक्टूबर में उसके 5 साल पूरे हों फिर इंडेफिनिट अप्लाई करें, या ये 10 years जॉब फरवरी के एंड में हो रहे हैं फिर अप्लाई कर दें? ओके, थैंक यू सर। देखें सर, मैं 2 लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मैं आपको भी बोलूँगा रिगार्डलेस ऑफ उनका क्या केस है, कि अगर आप सेटलमेंट एप्लीकेशन आपकी बनती है तो जितना जल्दी हो सकता है उसको करें, डोंट वेट इट आउट। एंड सेकंड, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सेटलमेंट कर रहे हैं, नॉट फॉर एक्सटेंशंस, आई डोंट केयर, लेकिन अगर आप सेटलमेंट डाल रहे हैं तो हमेशा अगर आपके पास प्रीमियम सर्विस अवेलेबल है तो प्रीमियम सर्विस करें, बिकॉज सेटलमेंट इज़ योर लास्ट एप्लीकेशन। और अगर आप प्रीमियम सर्विस कर सकते हैं, कहीं से पैसे बोरो कर लें, यकीन करें एक बहुत बड़ा बोझ सर से हट जाता है, बिकॉज आपको सेटलमेंट मिल जाती है एंड यू कैन मूव ऑन विद योर लाइफ। तो प्लीज़ जो भी उनका पहले बनता है सेटलमेंट का उसको अप्लाई करें, और प्रीमियम सर्विस दोनों पे जो सेट एम है उस पर भी है एंड जो सेट LR है उस पर भी प्रीमियम सर्विस अभी तक अवेलेबल है। तो प्लीज़ गो अहेड, जो पहले बनता है उसको अप्लाई करें, प्रीमियम सर्विस अवेल करें। एक दफ़ा जब उनके पास सेटलमेंट आ जाती है, चाहे वो स्पाउस वीज़े से हो, सेट एम से हो, चाहे वो लॉन्ग रेजिडेंस से हो, उसके बाद जब वो नेशनलाइजेशन अप्लाई करती हैं तो वो फिर 5 year रूट या 3 year रूट के ऊपर अप्लाई करती हैं, और उस पर वो देखते हैं कि आपका स्पाउस ब्रिटिश है या नहीं। बिकॉज अगर आपका स्पाउस ब्रिटिश है तो आपको 1 और साल इंडेफिनिट के बाद क्वालिफाइंग पीरियड का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इमीडिएटली नेशनलाइजेशन डाल सकते हैं। इट इज़ इररेलेवेंट कि आपने 10 year पे किया था या स्पाउस वीज़े पे किया था, बिकॉज नेशनलाइजेशन के अलग कानून आप पे अप्लाई होते हैं एक दफ़ा जब आपको सेटलमेंट मिल जाए। सो जब आप सेटलमेंट डालते हैं, दे लुक बैक एंड सी आपने किस बेसिस पे सेटलमेंट डाली और उस बेसिस पे आपको देते हैं। और जब आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, दे लुक अगेन नए सिरे से कि अब आप किस बेसिस पे करें, 5 year रूट या 3 year रूट। जहाँ तक बात है सेम डे की, गो फॉर द सेम डे, बेहतर एक बोझ उतर जाता है इफ़ यू कैन अफोर्ड टू। कुछ लोगों के इतने ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कहते हैं मुड़ के कि जी हम तो सेम डे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो मैं उनको फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेन ब्रेड अर्नर है फैमिली में, जो पैसे कमा रहा है, उनको कम से कम सेम डे करने दें, बिकॉज सारी बात है बहुत ज़्यादा जॉब प्रॉस्पेक्ट्स आपके बेहतर हो जाते हैं इंडेफिनिट स्टैम्प के साथ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल मैं खैरियत से, थैंक यू सो मच। आप मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आया हूँ, 31 जनवरी को मेरा वीज़ा लगा और मेरी लास्ट स्टार्ट डेट थी 4 फरवरी।
तो मुझे पासपोर्ट मिला 4 फरवरी को, सेम नाइट को मैं फ्लाइट करके आया हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ आफ्टर 2 डेज लाइक 7 फरवरी, और यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हम आपको एनरोल नहीं कर सकते। वीज़ा मेरा लगा हुआ है और मैं यूके में हूँ। मेरे लिए ये बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि यूनिवर्सिटी सेइंग कि गो बैक टू पाकिस्तान। यूनिवर्सिटी क्यों कह रही है आप एनरोल नहीं कर सकते? उन्होंने कहा कि आपकी लेटेस्ट स्टार्ट डेट 4 थी और आप लेट आए हैं। ओके, बड़ी मेहरबानी है आपकी। देखें, मेरे ख्याल से आपके साथ वो हुआ है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। मैं ज्यूम कर रहा हूँ बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं इस मुल्क के अंदर, बिकॉज होम ऑफिस ने जब से फ्यू इयर्स बैक 2-1 यूनिवर्सिटीज़ को सस्पेंड किया और उनका इतना मसला बना है कि अब सारी यूनिवर्सिटीज़ चौकस हो गई हैं और उन्होंने इतने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जो फ़ी एग्रीमेंट्स होते हैं, इतने हार्ड कर दिए हैं कि उनकी मर्ज़ी है अब आपको। मेरे पास वो स्टूडेंट भी मैं देख चुका हूँ कि जी प्लेजिनेशन की, उन्होंने कहा जाओ जी वापस जाओ और सारे पैसे टर्म के पूरे रख लिए। तो बड़ा आप समझ लें कि आप बड़े लोअर एंड पे होते हैं यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़। तो क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको पता है कि आपकी सारी स्पॉन्सरशिप यूनिवर्सिटी के ऊपर है और अगर वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं आप कहीं के भी नहीं रहते, बिकॉज होम ऑफिस कहेगा कि जी या आप कोई नई यूनिवर्सिटी पकड़ लें या आप वापस चले जाएं। और ज़ाहिर बात है नई यूनिवर्सिटी में जाएंगे, इन्होंने तो आपके शायद पैसे वापस नहीं देने, आप दोबारा से 12-13 हज़ार पाउंड पूरे करेंगे नई यूनिवर्सिटी के लिए। तो बेहतर ये है, आई नो ख़र्चा आएगा आपको बिकॉज आपको वापस जाना पड़ेगा और फिर आना पड़ेगा, बट जो यूनिवर्सिटी बोल रही है उसी को फॉलो करें। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ ज़्यादती की। अब प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्सिटी ने आपके साथ ज़्यादती की तो आप कोर्ट में जाके यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ केस करें। अब बंदा कहता है अच्छा जी मैं कोर्ट में चला जाता हूँ लेकिन मेरे वीज़े का क्या, बिकॉज होम ऑफिस आपको इस बात का वीज़ा नहीं देगा कि आप कोर्ट पर यूनिवर्सिटी को चैलेंज करें। वो कहेंगे आप कहीं और जाके एडमिशन लें। तो कहने का मतलब है कि आप बड़े प्रिकेरियस सिचुएशन में आ जाते हैं, बड़े डिसएडवांटेज में आ जाते हैं और ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादती है। यकीन करें ये जो जब होम ऑफिस सस्पेंड या रिवोक भी करता है कॉलेजेस को, मुझे बहुत दुख होता है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज स्टूडेंट को तो नहीं पता है कॉलेज कैसा था। स्टूडेंट तो होम ऑफिस की मोर की वजह से उस कॉलेज में गया कि जो होम ऑफिस ने कहा तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हाईली ट्रस्टेड, फिर एकदम बंद करते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को बेयार और मददगार छोड़ देते हैं। और MPs के पास भी जब स्टूडेंट जाते हैं कोई उनकी हेल्प नहीं करता। आई डू अपोलोजाइज़, बट मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ने जो आपको बोला है उसको फॉलो करें, बिकॉज व्हाट यू डोंट वांट टू डू इज़ कि कल यूनिवर्सिटी नया कैश ही आपको इशू करके ना दे। बात करें रिक्रूटमेंट ऑफिसर से या जो वेलफेयर ऑफिसर यूनिवर्सिटी कैन सी व्हाट दे कैन डू फॉर यू, बट फॉलो जो एडवाइस आपको यूनिवर्सिटी देते हैं, बिकॉज आपके पैसे उधर फंसे हुए हैं। एट द सेम टाइम मुझे बताया जाता है कि हमारे शो का अब टाइम ख़त्म हुआ है। अगर मैं किसी की कॉल नहीं ले सका, आई डू अपोलोजाइज़, बट थैंक यू सो मच। आप कॉल करते हैं शो में और यकीन करें आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, बिकॉज मैं बैठा होता हूँ कभी कभी, बिकॉज एज़ यूजुअल मैं थोड़ा जल्दी आ जाता हूँ शो के लिए, तो यकीन करें 4-5 मिनट पहले से फ़ोन बजने शुरू हो जाते हैं। आई डू अपोलोजाइज़। और फिर मुझे बहुत हार्टफेल्ट मैसेजेस आते हैं बाद में जो लोग सोशल मीडिया पे भी शो को देते हैं। तो आई थिंक इट्स टाइम कि मैं ख़ुद और टीम की तरफ से बहुत ग्रेटफुल हूँ आपका, बिकॉज इट्स रियली ग्रेट कि जब लोग अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को तो इट इज़ अ गुड फीलिंग। तो जो लोग सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते हैं शो को, आई थैंक यू सो मच और दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। ईमेल इस वक्त आ रही है, प्लीज़ इस पर अपना आप कोई सवाल है जो मैं नहीं जवाब दे सका भेज सकते हैं, बट प्लीज़ मैं पहले से माजरत ख्वाह हूँ। आई डू अपोलोजाइज़, क्योंकि मुझे कभी कभी इतनी हाई वॉल्यूम ईमेल्स आती हैं कि मैं हर एक का जवाब नहीं दे सकता। एंड आई डू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे जाके शो को फॉलो किया करें। अब आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी, अपना ख्याल रखें। और 2 मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक तो रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ, आपको पता है NHS फ्री है, अगर आप यहाँ लीगल हैं, अगर कुछ लोग इलीगल भी हों, ओवरस्टेयर भी हों, लेकिन उनके डॉक्टर्स होते हैं, तो प्लीज़ अपना जाके मेडिकल चेक ज़रूर करवाएं। अपना ब्लड प्रेशर, अपना ब्लड्स वगैरह, बाकी सारी चीज़ें चेक करें। सेहतयाबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। स्ट्रेसेस लोग लेते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना एक तरह से वेल मैन चेक करवाया करें। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से। उसके अलावा प्लीज़ मेरे ऊपर कोई फतवा जारी ना कर देना। कल वैलेंटाइन है, कोई बनाता है नहीं बनाता, बट इट्स अ गुड डे कि आप अपनी वाइफ को अप्रिशिएट करें, अपने लव वंस को अप्रिशिएट करें। तो डू समथिंग स्पेशल फॉर योर लव वंस टुमारो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होती है।